एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएससी सर्विस। आइए आज पर्यावरण और पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का चैप्टर 1 देखेंगे और एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे आप देखते जाइए, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे और अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। ये बहुत ही जरूरी है, हर एग्जाम में आपको पूछेगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन। ठीक है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, और ये सेशन देखने के बाद लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आपको। ठीक है, आइए देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकीय। पारिस्थितिकीय सिस्टम मीन्स तंत्र, यानी कि जैसे कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रूम हो गया, तो रूम में आप ये हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका टेबल, ये हो गया आपका बेड, ये हो गई आपकी खिड़की, इधर से सन की सूर्य की लाइट आ रही है। ठीक है, ये हो गया आपका रूम, ये हो गया आप। तो आप क्या हो? लिविंग थिंग्स हो, यानी कि बायोटिक फैक्टर, यानी कि सजीव। सजीव यानी कि जिसमें जीव हो, जो सांस लेता हो और ग्रोथ करता हो। ये हो गया टेबल, ये हो गया बेड, ये हो गया पूरा रूम, ये खिड़की हो गई। ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, जो क्या ग्रोथ नहीं करती हैं। ठीक है, जो सांस नहीं लेती हैं। ठीक है, इनको हम इन्वायरमेंट में क्या, इकोलॉजी में क्या बोलते हैं? ए बायोटिक फैक्टर। एक बायोटिक फैक्टर। ठीक है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं। तो इकोसिस्टम वो हुआ कि ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक इकोसिस्टम है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? इकोसिस्टम। अगर ये डिफिनेशन इसका देखें तो एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम वेयर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट। क्या करती हैं? ये इंटरेक्ट। और हिंदी में देखिए अगर तो सजीव और निर्जीव, ये जो घटक हैं, इनका ऐसा तंत्र जो परस्पर क्रिया करके संतुलित रूप से कार्य करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारिस्थितिकी तंत्र। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो अगर देखा जाए मतलब वैसे तीन कि एक टेरेस्ट्रियल, एक हो गया एक्वेटिक और एक हो गया आर्टिफिशियल। टेरेस्ट्रियल यानी कि जो मतलब ये तटस्थल पे, यानी कि जो धरती पे, जैसे पृथ्वी पे हो गए, मतलब जहाँ पे पानी। और एक्वेटिक यानी कि वाटर, यानी कि ओशियन हो गया, रिवर हो गया, ये सब, या लेक हो गया। ठीक है, या पॉन्ड हो गया, ये वाटर हो गया इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल यानी कि फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में जैसे कि हम वो बनाते हैं ना, जैसे कि इसमें मछली रखते हैं, वो सब एक्वेरियम हो गया। तो एक्वेरियम क्या हो जाएगा? हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे हमारा लैंड है, इसमें धान वगैरह बोते हैं, पेड़, तो वो खेत भी आ जाएगा आर्टिफिशियल में, यानी कि मैन मेड। जो भी मैन मेड है वो आर्टिफिशियल में आ जाएंगे। और ये दोनों जो होंगे वो किस में? नेचुरल में आएंगे। तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, आर्टिफिशियल में यानी कि मैन मेड। ठीक है, आइए फिर से आगे में ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जो कि अर्थ पे पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, फिर ग्रासलैंड हो गए, टुंड्रा हो गए, और ये डेजर्ट्स हो गए। फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हो गया हिंदी में, ग्रासलैंड हो गया घास का मैदान, टुंड्रा हो गया, और ये डेजर्ट्स हो गए। तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। हेलो दोस्तों, आइए अब हम टेरेस्ट्रियल के बाद देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो एक्वेटिक यानी कि वाटर इकोसिस्टम। तो उसमें हम जैसे अगर डिवाइड करें तो एक हो गया फ्रेश वाटर, दूसरा हो गया मेरीन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि मीठे जल का पारिस्थितिकी तंत्र। मीठे में अपना पॉन्ड्स हो गया, तालाब, लेक्स यानी झील, रिवर्स नदियाँ, स्ट्रीम्स छोटी नदियाँ जो जैसी बहती हैं। ठीक है, पॉन्ड्स का एक स्थिर जल होता है, जो जहाँ कहीं से पानी या बरसात का पानी डिपोजिट होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। लेक्स भी दो तीन टाइप के होते हैं, एक तो स्थिर जल का भी होता है, एक जैसे कि कहीं से नदी आ रही है, यहाँ लेक बन गया और फिर यहाँ से जा रही है। ठीक है, एक रिवर हो गया बहता हुआ, फिर स्ट्रीम छोटी नदियाँ बहती हैं। मैरीन इकोसिस्टम क्या है कि ओशियंस हो गए, सी हो गए, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, तो ये सब क्या हो जाएंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए ओशियंस जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा खारे जल का क्षेत्र, यानी कि ये मतलब इकोसिस्टम देखा जाए तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम ओशियंस का ही है। ठीक है, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, आइए फिर आगे हम देखते हैं। वैसे मैं एक बार आपको यहाँ समझाता हूँ कि आर्टिफिशियल मैंने आपको बता दिया है कि जो मैन मेड होते हैं, यानी कि कोई खेत हो गया, यानी कि लैंड एरिया हो गया, या फिर एक्वेरियम हो गया, जो हम बनाते हैं, जो भी मैन मेड बनाया हुआ रहता है इकोसिस्टम, उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार और हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, और उनका डिफरेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक और तीसरा आर्टिफिशियल। तो टेरेस्ट्रियल आपको पता ही है, ऐसे इकोसिस्टम यानी कि ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जो कि भूमि यानी कि लैंड एरियाज पे पाया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और इनका क्या होता है कि एयर डोमिनेटेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे हम भी जहाँ पे हैं तो वो पूरा जो हम लोग हैं आसपास हमारे एयर ही है, इसलिए एयर डोमिनेटेड इसका इन्वायरमेंट होता है। मेन अगर इनका कंपोनेंट देखा जाए तो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल, एयर, ये सब
ठीक है। और इनका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सबका सोर्स ऑफ एनर्जी अगर देखा जाए इस दुनिया में तो सबसे ज़्यादा कौन है, सूर्य यानी कि सनलाइट। एग्जाम्पल आपको बता दिया मैंने कि घास के मैदान हो गए, जंगल हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, ठीक है। और एक्वेटिक, दूसरा एक्वेटिक है, एक्वेटिक यानी कि जलीय तंत्र, जलीय तंत्र, जलीय परिस्थिति के तंत्र यानी कि वाटर वाले। तो वाटर वाले क्या, जिसमें कि वाटर डोमिनेंट हो गया ज़्यादा। और इसमें भी एक मैंने दो बताया था आपको, एक फ्रेश वाटर, एक मैरीन वाटर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि मुख्य जो होंगे वो क्या होंगे, प्लैंकटन हो गए जो कि वाटर में पाए जाते हैं, फिशेज हो गए, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, और मतलब जितने भी उसमें एनिमल्स वगैरह जो भी जैसे शार्क वगैरह, व्हेल वगैरह, सब वो इसमें आएंगे एक्वेटिक सिस्टम में। और ये इनका भी जो सोर्स है उनका क्या है कि मेनली सनलाइट है इनका भी, ठीक है। जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ओशियन, वेटलैंड्स, ठीक है। फ़ोन पे आएगा, वहीं फ़ोन पे आएगा। आइए देखते हैं अब हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि ऐसा इकोसिस्टम, ठीक है, जो कि मेंटेन किया जाता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। मतलब मेंटेन के जो बनाया जाता है, जो भी आदमी ने बनाया है, मनुष्य ने, वो सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जैसे कि अपना ये गार्डन हो गया, पार्क हो गया, एक्वेरियम हो गया जिसमें मछली को रखते हैं, रिजर्वायर हो गया, डैम हो गया, फिश हो गया, पॉन्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये देखे एग्जाम्पल्स कि ये कौन सा इकोसिस्टम है, ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। और जैसे कि हम क्रॉप्स ये सब है, तो ये हो गए इनके कंपोनेंट्स। ये लैंड हो गया जिसमें हम धान वगैरह उगाते हैं, ये भी हो गया मेन का इकोसिस्टम, ठीक है। इनका क्या मेन मतलब सोर्स है, तो एक सनलाइट तो है ही, सनलाइट तीनों सब जगह जरूरी है, मतलब मेन सोर्स चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद से ह्यूमन एनर्जी यानी कि लेबर वगैरह ये सब बताया, तो इन दोनों से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनता है। जैसे कि आपको बता दिया मैंने, फार्म हो गया, गार्डन, पार्क, फिश पॉन्ड, ये सब किसमें आएंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन देखते हैं हम लोग कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद कंज्यूमर है, कंज्यूमर बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, फिर एक क्वार्टरली कंज्यूमर, यानी कि ये जो है ये सारे किसमें आएंगे, कंज्यूमर्स में आएंगे। फिर एक मैंने आपको क्या बताया था, डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक, और पहला क्या बताया था आपको, प्रोड्यूसर्स। तो इनके बीच जो हो हमारा ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब वन उससे इससे स्टेज से, मतलब प्राइम, मतलब ये देखा जाए अगर प्रोड्यूसर से इन जितने भी हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फूड चेन बोलेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए डेफिनेशन इसका, ए फूड चेन सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, यानी कि एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होता है ऊर्जा, उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि ये प्रोड्यूसर से जाता है कंज्यूमर में, कंज्यूमर फिर उसके बाद से सब कंज्यूमर भी जब खत्म हो जाते हैं उनको डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोजर, प्राइमरी, ठीक है। और ये जो कंज्यूम ये हैं कंज्यूमर्स के टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरली। अच्छा आप देख जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, तो ये किस में आता है, क्वार्टरली में, क्योंकि ये सब भी लगभग सब कुछ खा ही लेता है, मछली खाता ही है, ठीक है, स्मॉल फिशेस ये सब घास फूस सब खाता ही है। तो ह्यूमन बींग्स भी किस में आता है, क्वार्टरली में आता है। आइए देखते हैं अब हम लोग फूड वेव, फूड वेव क्या होता है। तो फूड चेन में क्या होता है, एक चेन मतलब ऐसा सीधा सीधा बना हुआ है आपका, ये इसको ये इसको ये इसको, फूड वे में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि अब जैसे कि ये सन सेल, इसने ये प्लांट ने अपना वो सनलाइट लिया, फोटोसिंथेसिस किया और अपने आप को ग्रोथ किया, और ये अब इसको या तो ये जू प्लैंकटन खा लेंगे या फिर ये भी खा सकता है, और ये जो है तो इसको या तो ये मछली खाएगी या फिर ये इंसेक्ट खा लेगा, ये मतलब एक दूसरे से सब इंटरेक्ट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फूड वेव, यानी कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। मतलब वो तो ये तो जो मतलब थियरी में है जैसे कि फूड चेन, बट रियल अगर देखा जाए हम लोग तो फूड वेव में हम लोग मतलब फूड वेव ही हमारा मेन है। कि हम लोग का ये फिक्स नहीं है कि हम बस ये खाएंगे या फिर ये खाएंगे, हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई भी जानवर कुछ भी खा लेता है, कुछ भी इन द सेंस जो उसका फूड है। तो एक तरीके से जो हमारा रियल लाइफ ये अगर देखा जाए तो फूड वेव को ही हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इंटरकनेक्टेड है फूड चेन को, इसी को दिखाता है ये फूड वेव, यानी कि खाद्य जब मतलब कई खाद्य श्रृंखलाओं का श्रृंखलाएं जो होती हैं उनका आपस में जुड़ा हुआ जाल होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, फूड वेव। तो बस यही याद रखना, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, बस लिख देना उसमें आप नोट्स में कि नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम की है, जैसे कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में। तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है यानी कि प्लांट सेल वगैरह हो गए, तो ये सन से ये सनलाइट लेंगे, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसे पढ़ा जाए 10,000 यानी कि 10,000 किलो जूल की ऊर्जा यहाँ पे बनी। अब ये जो ऊर्जा है अब जब इसके पास जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास तो 1,000 किलो जूल होगी, अब ये जो है इसके पास जब जाएगी सेकेंडरी के पास तो 100 हो जाएगी, और टर्शियरी के पास जाएगी तो 10 हो जाएगी, और ये टॉप जो सबसे टॉप पे है उसको 1 किलो जूल मिलेगा एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो जो होता है सन से लेकर प्रोड्यूसर तक, और उसके बाद एक टॉपिक लेवल से दूसरा टॉपिक, यानी कि ये एक जैसे इसको भी टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 बोलेंगे, यानी कि टॉपिक उसको बोलते हैं वो स्टेज, यानी कि वहाँ से जब एनर्जी दूसरे मतलब लेवल पे जाती है उसको टॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है, जो जिस लेवल पे है। और इसी एनर्जी को मतलब एनर्जी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का फ्लो ऐसे होता है, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और हर स्टेज पे 10% की एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो ये और हम जो एनर्जी जो होगा फ्लो वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि एक दिवसीय होगा। जैसे कि एनर्जी जब फ्लो हो रहा है तो ऐसे ही फ्लो होगा, ऐसा नहीं है कि एनर्जी ऐसे फ्लो होने लगे, ठीक है।
तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है, हमेशा एनर्जी एक दिवसीय होती है, एक दिशा में ही फ्लो होती है। और ये जो 10% का रूल है ये हमेशा पूछता है किसी किसी एग्जाम में, लगभग सभी एग्जाम में पूछा हुआ है 10% एनर्जी का फ्लो होता है। और इसको किसने दिया था, तो एक लिंडमैन नामक, नाम है उसका लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक था, उसी ने ये रूल दिया था 10% एनर्जी रूल। और ये याद रखना है कि एनर्जी जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। और किसने दिया था ये 10% रूल, तो लिंडमैन, ठीक है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, लिंडमैन, लिंडमैन का 10% एनर्जी रूल है, ये याद रखना, ये पूछ लेता है हमेशा। अगर आपने ये जीएसपी सर्विस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे ही मतलब नोट्स मिलते रहेंगे और ऐसे ही टॉपिक सारे मिलते रहेंगे आपको धीरे धीरे करके, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए, हमेशा नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नेचर को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो हम भी, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, नेचर पे डिपेंडेंट हम लोग, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि नेचर को खराब करे, ठीक है। आइए देखते हैं, अब देखते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बैलेंस ऐसे बनता है। इकोलॉजिकल बैलेंस है क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन वह अवस्था है जिसमें जो जैविक घटकों और अजैविक घटक हैं उनके बीच जो संतुलन बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी कि अगर फॉर्मूला देखा जाए इकोलॉजिकल बैलेंस का, तो वो होता है बेसिक कंपोनेंट प्लस एबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि मतलब बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग थिंग्स हो गए, प्लस नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट, प्लस एनर्जी का फ्लो प्लस न्यूट्रिशन साइकिल, इनको मिला दिया जाए तो क्या बनता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। इनको कंपोनेंट मैंने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट का, ए बायोटिक कंपोनेंट मैंने बता दिया है, ये सब एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, इकोलॉजिकल बैलेंस आपको बता दिया। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है कि जो एबायोटिक और बायोटिक है इनका जो कंपोनेंट है उनके बीच में जो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है, जैसे कि जितना ये है उतना ये है, तो वही क्या होगा, एक बैलेंस बना रहेगा, इकोलॉजिकल बैलेंस। ये ना हो कि अगर ये कम हो गए ये ज़्यादा हो गए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जैसे कि बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हो गए और जो एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि उनके जो खान मतलब ये यूज की जो चीज़ें हैं वो कम हो जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो बैलेंस बराबर होना चाहिए, वही होता है इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। और इसका महत्व ये है कि जो ये क्या करता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसको मेंटेन करता है और फूड चेन भी इससे बना रहता है। अब जैसे कि इस फूड चेन में ये कम हो जाए तो फिर ये क्या खाएगा, इसलिए ये जरूरी है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। अगर प्लांट कम हो जाएंगे ये ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर इनमें सही नहीं होता, ये बैलेंस बनाना जरूरी, इसी को इकोलॉजिकल बैलेंस बोलते हैं। और ये इसी से क्या होता है कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होते रहता है, ठीक है। और इससे न्यूट्रिशन साइकिल भी रोटेट होते रहती है, आगे हम साइकिल को भी देखेंगे। और इससे क्लाइमेट है उसकी स्टेबिलिटी भी बनी रहती है, और ये क्या करता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। ये तो वही था। अब देखते हैं कि इसका कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का उपाय क्या है। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है तो सबसे पहले क्या वृक्षारोपण करना ही चाहिए सबको, ठीक है। इसका 3 प्रिंसिपल जो है 3 आर, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, यानी कि कम करो, पुनः उपयोग करो और पुनर्चक्रण करो, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये कभी पूछ देता है 3 आर क्या है, ठीक है। पोल्यूशन को कंट्रोल करो, ठीक है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण, ये रिन्यूएबल एनर्जी है उनका मतलब यूज किया जाए। और जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सोलर वगैरह हो गया, विंड वगैरह एनर्जी हो गई, सब रिन्यूएबल एनर्जी है। और जो जो भी रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज किया जाए, जो कि एसडीजी को हम लोग पढ़ते हैं। और इन्वायरमेंट अवेयरनेस बढ़ा जाए, एजुकेशन वगैरह, ये सब करेंगे अगर हम लोग तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ये सब कंजर्वेशन के मेजर्स हैं, ठीक है। अब देखा जाएगा तो इसका कारण क्या है, मतलब कॉजेस क्या हैं असंतुलन होने के, इम्बैलेंस होने के। तो पहला क्या है कि वही डिफॉरेस्टेशन, अगर हम ज़्यादा वन की कटाई करेंगे तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन करेंगे तो भी हो जाएगा। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करना, यूज करना, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब करेंगे हम लोग तो ज़्यादा मतलब क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो मेजर्स हैं इनको अपनाना चाहिए, ठीक है। एक क्विक रीजन अगर हम देखें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का, तो क्या होगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मेंटेन थ्रू बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन साइकिल। यानी कि अगर हम देखा जाए तो बीन्स को याद रखा जाए, BEN, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, एबायोटिक फैक्टर हो गया, न्यूट्रिशन साइकिल हो गया और सस्टेनेबिलिटी हो गया। अगर इन पांचों को हम अपनाएं तो क्या होगा, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। तो बैलेंस बनाने के क्या है, बीन्स, बीन्स खाते हैं सब लोग, तो वही बीन्स, बीन्स यानी कि बी से बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ई से एनर्जी फ्लो, बी से बायोडाइवर्सिटी, ई से एनर्जी फ्लो, ए से एबायोटिक फैक्टर, एन से नाइट्रोजन साइकिल एंड एस से सस्टेनेबिलिटी। ये हम अपनाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये क्वेश्चन बताइए कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये कैसे मेंटेन होगा। डिफॉरेस्टेशन से नहीं, पोल्यूशन से नहीं, ये सब तो रीजन है इम्बैलेंस बनाने के। बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि BEANS, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ए से बायोटिक फैक्टर, ई से क्या मैंने बताया था, और एन से नाइट्रोजन साइकिल, ए से सस्टेनेबिलिटी और ई से क्या होता था, एनर्जी का फ्लो, ठीक है। हेलो दोस्तों, आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जितना हमने पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी तो नहीं पढ़ा था हमने,
इकोसिस्टम पढ़ा, इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम जो है वो किसका पार्ट है, इकोलॉजी के अंडर हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी का ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसके अंडर हम जैसे वो स्टडी करते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसकी हमारा ये हो गया अपना एक इन्वायरमेंट हो गया, तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इकोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। इसका फादर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1866 में अर्नेस्ट हैकेल जो है, इन्होंने ही ये इकोलॉजी वर्ड दिया था, ठीक है। इनको ही फादर ऑफ इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ठीक है। और इकोसिस्टम परितंत्र, ठीक है। आपको बता ही दिया मैंने कि जिसमें नॉन लिविंग और जो लिविंग थिंग्स हैं इनका इंटरेक्शन होता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। फंक्शन क्या है इकोसिस्टम का, तो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, डिकम्पोजिशन, एनर्जी बैलेंस, ये सब फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि एनर्जी का फ्लो मैंने बता दिया था, 10% रूल जो होता है लीड मैंने दिया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे सन से प्लांट लिया, प्लांट से हर्बीवोरस, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, ठीक है। प्लांट क्या हो गया हमारे, प्रोड्यूसर हो गया, फिर कंज्यूमर, 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 डिकम्पोजर, ठीक है। क्या हो गया, PCD, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी सबका क्या सन है, और प्रोड्यूसर क्या करता है, बस 1% ऑफ एनर्जी को, सोलर एनर्जी जो है उसको लेता है अपना, वो सब बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए 1% एनर्जी पूरे का। एनर्जी फ्लो क्या होती है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। और एनर्जी कभी रिसाइकल नहीं होती। जैसे आप एनर्जी पढ़े ही होंगे कि एनर्जी कोई जैसे कि लॉ है उसका कि ना ऊर्जा खत्म होती है ना आत्मा का ही, जैसे रूल जैसे गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा का हमारा है, तो वैसे एनर्जी हमेशा कन्वर्ट की जाती है, ठीक है। वो कभी वो नहीं होती है। न्यूट्रिशंस कैन बी रिसाइकल्ड, ये मैंने आपको बताया था, 10% एनर्जी रिलेटेड मैंने दिया था, यानी कि इस ये जो हमारा है प्रोड्यूसर लेवल, इस पे से यहाँ जाएगा तो 10% का लॉस होगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10% का लॉस होगा, फिर यहाँ जाएगा तो 10% लॉस, यहाँ आते आते 1% हो जाता है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था, रेमंड लिंडमैन, जो कि 1942 में 10% एनर्जी जो है रूल ऑफ इसने दिया था। बायोटिक कंपोनेंट मैंने बताया था आपको, एटोट्रॉप्स प्लांट्स वगैरह हो गए, ग्रीन प्लांट्स, ये कंज्यूमर में जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और क्वाटरनरी, टॉप कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगी। ये बायोटिक में सनलाइट, एयर, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। स्ट्रक्चर देखा जाए इकोसिस्टम का, तो सनलाइट हो गया हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, डिकम्पोजर्स। आपका बहुत बार इसमें रिवीजन करा दी है, ठीक है। फूड चेन को मैंने बताया था कि जैसे कि एक ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, एक डेट्रेटिव फूड चेन, यानी कि ये डिकम्पोजर्स वाली, और ये प्रोड्यूसर जो कि जैसे ग्रास हो गया, फिर इसको ग्रास ऊपर ने खाया, फिर फ्रॉग, इसको फ्रॉग ने खाया, मेढक को फिर ये इसने खाया, स्नेक ने खाया, सांप ने, फिर इसको ईगल ने खाया, तो एक फूड चेन बन गया। फूड वेब ये हो गया कि जैसे कि ये क्रास हो गया तो क्रास को मेढक भी खा सकता है, ये रेड भी खा सकता है, ये भी खा सकते हैं, कोई इंसेक्ट है, फिर इनको ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, तो एक फूड वेब बन गया, मतलब जाल बन गया। तो क्या है, एक नेटवर्क बन गया, जैसे हमारा इंटरनेट है, तो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन को हम क्या बोलेंगे, ये बहुत सारे फूड चेन को मिला के क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। और फूड चेन क्या है, एक सिंगल, मतलब दिखाता है कि कैसे एक फूड चेन चलता है। जैसे कि डेट्रिटिस यानी कि जो डिकम्पोज होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कि बर्ड है, बर्ड को अर्थवर्म, मतलब ये बैक्टीरिया, फंगी जो होते हैं वो इनको वो खत्म करते हैं धीरे धीरे, तो वो एक जो चेन बनता है। और फूड वेब क्या है कि बहुत सारे जो फूड चेन है उनके मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को क्या बोलते हैं कि फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड में पिरामिड ऑफ नंबर्स, जैसे संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गए जैसे कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। और ये हो गया बायोमास का। इसमें ये पूछता है कि जैसे कि ये हमारा जो बना हुआ है पिरामिड, और ये जो हमारा बना हुआ है पिरामिड, तो ये हमारा अपराइट है यानी कि सीधा है, और ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा है। तो और ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी का जो पिरामिड बनता है, एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऐसे रहेगा, यानी कि हमेशा अपराइट होगा, उल्टा नहीं होता है। ये याद रखना है कि एनर्जी का पिरामिड कभी भी बनेगा तो वो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है और एनर्जी ऐसे फ्लो होती है। और ये बताता कौन है, 10% ऑफ एनर्जी रूल, लिंडमैन ने बताया था, रेमंड लिंडमैन, उसका नाम है 1942 में, ठीक है। एनर्जी पिरामिड क्या होगा, हमेशा ऑलवेज अपराइट हो गया, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। बट इन दोनों का क्या होता है, कभी कभी जैसे कि इन दोनों का कभी कभी ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी, वो डिपेंड करता है कि वो है क्या चीज़। जैसे कि ये फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। फॉरेस्ट में जैसे ये पिरामिड है तो अपराइट है, तो फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत सारे ये मतलब घास हो गए, इनको खाने वाले जो है प्राइमरी कंज्यूमर वो इनसे थोड़े से कम है, फिर ये इनसे कम है, फिर ये इनसे कम है, इनसे कम है, फिर ये इनसे कम है, तो ये एक कैसा पिरामिड बनेगा, अपराइट का बनेगा। और कोई ऐसा मतलब इकोसिस्टम है जहाँ पे कि जैसे कि ये वाटर हो गया, तो ये ओशियन का इकोसिस्टम, इसमें मतलब कि जो छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूसर वो कम होते हैं, ठीक है। और ये जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ या बहुत सारे मतलब जीव जंतु होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, तो इनका जो पिरामिड बनेगा वो बनेगा
जो बायोमास का पिरामिड वो इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है इसमें कम है, कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं इस, और इस स्थिति में देखा जाए तो प्रोड्यूसर ज़्यादा, प्लांट ज़्यादा है, और यहाँ पे जैसे कोई मतलब ग्रासलैंड हो गया, घास बहुत सारे हैं वहाँ पे, ठीक है, और उनको चरने वाले मतलब खाने वाले गाय भैंस कम है, तो वो क्या होगा, पिरामिड उनका बायोमास का ये अपराइट होगा, तो पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो अपराइट और इन्वर्टेड भी हो जाता है इसमें इस और ये नंबर जो है इसमें भी कभी कभी ये मतलब अपराइट बनता है, कभी और इन्वर्टेड बनता है, बट एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट बनता है, नेवर इन्वर्टेड, यानी कि कभी भी ये उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा कैसा बनेगा, ये सीधा बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिर ये देख लेते हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स यानी कि जैसे कि वाटर साइकिल हो गया, कि वाटर का क्या है कि ये सी हो गया, सी क्या होता है, एवोपरेट होता है, ठीक है, एवोपरेट होकर ये फिर मतलब एवोपरेट क्या मतलब, ये पहले तो सनलाइट पड़ा, सनलाइट से फिर ये मतलब गया फिर कंडेंस। ये देखते हैं बायोजियोकेमिकल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये वाटर साइकिल यानी कि हमारे जैसे सी है, सी से ये सनलाइट पड़ा, सनलाइट और ये मतलब वास बना, फिर ये धीरे धीरे बन गया, फिर बादल बना, बादल बन ठंडा हुआ, ठंडा बन गया, ये फिर से बारिश बदल गया, तो ये एक वाटर साइकिल ये जो चलते रहता है, ठीक है। और कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल क्या होता है कि हमारा प्लांट है, ये प्लांट क्या करता है, जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है और ये O2 को मतलब रिलीज करता है, बनाता है, फिर ये हमारे एनिमल के काम आता है, फिर ये फिर यहाँ से रिस्पिरेशन करते हैं, ये निकल जाता है, ऐसी साइकिल ये चलती रहती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, नाइट्रोजन साइकिल यानी कि जैसे कि प्लांट है हमारा, प्लांट और एनिमल्स में ये चाहिए होता है, इनको प्लांट में नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, जैसे कि आप देखते होंगे केमिकल्स जो भी होता है उस पर NPK मतलब ये चाहिए होता है, जो भी केमिकल्स ये फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, ये तीनों जरूरी है। और नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन जैसे गया फिर वो चला आया, तो इसमें जैसे कुछ की फैक्टर्स हमको याद रखना है कि नाइट्रोजन साइकिल में पूछता है हर एग्जाम में, तो बैक्टीरिया पूछता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया कौन सा है, तो राइजोबियम एजेटोबैक्टर, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या है, एक नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, और डीनाइट्रिफिकेशन के लिए स्यूडोमोनास, तो ये हमें ये याद रखना है, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया है उसका नाम है राइजोबियम एजेटोबैक्टर, और नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रिफिकेशन के लिए स्यूडोमोनास, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और देखते हैं कि फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस साइकिल में क्या होता है कि कोई रॉक है उसका वेदरिंग हुआ, यानी कि बारिश से हुआ, फिर वो टूटा उटा, फिर सॉइल बना, मिट्टी से फिर प्लांट्स एनिमल धीरे धीरे ऐसे करके फिर सॉइल बन जाता है, तो वही है फास्फोरस साइकिल हो गया, मतलब इन साइकिल का मतलब सीधे है कि जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे फिर आ जाए वो चीज़, ठीक है, वही होता है साइकिल, जैसे ए से किसी ने स्टार्ट किया फिर ए पे आ जाए, वो एक साइकिल है, यानी कि यहाँ से फिर सब घूम फिर के वहीं पे आ जाए, तो एक साइकिल बन गया, तो वही है सल्फर साइकिल, यानी कि सल्फर कैसे बना, कहाँ से आया, फिर से और मतलब उसका यूज हुआ, फिर ये सल्फर बन गया, तो वही है सल्फर, जैसे कि सोर्स क्या वोल्केनो फॉसिल फ्यूल्स डिकम्पोजिशन से ये बनता है, प्लांट से भी डिकम्पोज होकर फिर वे ऐसे ही, तो ये सब साइकिल होते हैं। तो मैंने आपको आज एक क्विक रिवीजन दे दिया है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बताइए आपको सेशन कैसे लगा, अगर आपको Like, comment, and subscribe.